नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आसरा में 3 बच्चियों की मौत का जिम्मेदार कौन? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजधानी पटना के पटेल नगर से संचालित होने वाले आसरा गृह की एक और बच्ची की मौत हो गई। अब मौत का आंकड़ा 3 हो गया है। तीसरी बच्ची की मौत पीएमसीएच में बुधवार की शाम 6 बजे हुई। बच्ची की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसका इलाज शिशु विभाग में चल रहा था। हालांकि पीएमसीएच में अभी भी 7 लड़कियों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 लड़कियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अब इस मामले में देर रात शास्त्री नगर थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला यानी यूडी केस भी दर्ज कर लिया गया है। ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहे हैं। समाज कल्याण विभाग ने शेल्टर होम के अधीक्षक समेत 19 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कमेटी गठित कर मामले की जांच भी करवाई। कमेटी में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी शामिल थे। कमेटी ने रिपोर्ट में बताया है कि आसरा गृह में 7 नवंबर को फूड पॉइजनिंग की वजह से लड़कियों की तबीयत खराब हुई थी। छठ का दिन होने की वजह से अस्पताल ले जाने में गाड़ी नहीं मिल पाई थी। इसके कारण समय पर लड़कियों को अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। इलाज में देरी से एक लड़की की हालत बिगड़ गई। उसका ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में मौत की संख्या 1 से 2 और 2 से 3 हो गई। अब मामले में सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी 3 बच्चियों की मौत पर सरकार से सवाल पूछ रही है, तो बीजेपी उल्टा सवाल पूछ दे रही है कि आरजेडी के शासनकाल में आसरा गृह की क्या हालात थे, ये सब जानते हैं। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की ओर से कहा गया है कि सीएम नीतीश पूरे मामले को देख रहे हैं। सीएम के निर्देश के मुताबिक जांच चल रही है और जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हमारे कुछ सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1, आसरा में 3 बच्चियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आसरा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? आसरा में कहां से हुई खाने की सप्लाई? बड़ा सवाल, क्योंकि खाना खाने की वजह से ही यह पूरा मौत का खेल चल रहा है। मौत के लिए जिला प्रशासन क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्या बड़ा एक्शन लेगा समाज कल्याण विभाग? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, तो बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी। आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता चितरंजन गगन जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। बहस की शुरुआत करते हैं जेडीयू प्रवक्ता के साथ। मनीष जी, आसरा में 3 बच्चियों की असमय मौत, इस बात को ध्यान रखिए, असमय मौत, जिम्मेदार कौन है? देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो जो ये घटना घटी है, 3 बच्चियों की मौत हुई है, ये बहुत ही दुखद है और हम सब उनके प्रति बेहद ही संवेदना प्रकट करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, वो जो आसरा गृह है वो एक मेंटल जो डिसेबल लोग होते हैं, लड़कियां हैं, वो उस आसरा गृह में रहते हैं और सरकार बेहद ही खूब अच्छे तरीके से संचालित उसे कर रही थी। लेकिन अब इस प्रकार की घटना जब सामने आई है तो जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई चाहे वो जो भी लोग हों, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित ही उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की पूंजी है। जो भी इस प्रकार के घटना में जो दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चाहे आज बिहार में आपने देखा होगा, पहले बाल गृह हो, बालिका गृह हो, पहले आज सरकार पहले 18 के पहले ये भी एनजीओ के तहत चलते थे, लेकिन सरकार ने 18 के बाद इसे डायरेक्ट अपने अंडर लिया और आज बाल गृह में जो बच्चे रहते हैं, जो बालिका गृह में लड़कियां रहती है, सरकार उन्हें रखने के साथ भोजन, खाना पीना, शिक्षा के साथ उन्हें बेहतर शिक्षा देके, उन्हें बेहतर मैनेजमेंट का शिक्षा देके कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार प्रबंध करने के हर प्रकार से उन्हें सुविधा मुहैया कराती है। लेकिन अगर ये घटना आसरा गृह में, बार बार ये पहले भी मैं बात आपको बोला कि वहां एक मेंटल डिसेबल लड़कियां रहती हैं वहां आसरा गृह में, और जो ये घटना सामने आया है बेहद ही दुखद है। इसमें जो लोग भी होंगे, विभाग की तरफ से भी जांच कार्रवाई के लिए कमेटी गठित की गई है और स्वयं डीएम साहब भी वहां जाकर घटनास्थल पर देखे हैं और उन्होंने भी कमेटी गठित किया है। तो जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो बचने वाले लोग नहीं है। नहीं, इससे पहले अगर जिलाधिकारी और जो इस पूरे मामले में दोषी जिन्हें आप मान रहे हैं या जिन पर कार्रवाई करवा रहे हैं या जिन पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है, वो इससे पहले कभी जाके आसरा गृह में जाकर देखे थे?
नहीं, मैं आपको पहले वही बता रहा हूं कि चाहे बालिका गृह हो या बाल गृह हो, हम केवल वहां रखते ही नहीं हैं, सरकार के द्वारा उन्हें हायर एजुकेशन देके बेहतर मैनेजमेंट की पढ़ाई कराकर और उन्हें बेहतर संस्थान में हम नौकरियां भी उपलब्ध कराते हैं। सरकार हर स्टेप पर यह काम करती है। बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने स्तर पर काम होता है। ये जो घटना घटी है, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो घटना घटी है और जो सामने आया है मामला, इसमें कमिटी मैंने जांच की कमिटी भी गठित कर दी गई है। जो लोग इसमें दोषी होंगे वो बचने वाले नहीं है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, बीजेपी को भी मैं चर्चा में लेकर आता हूं। असित नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित नाथ जी, जो घटना हुई है 6 तारीख को, जब खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, उस दिन जो चार्ट है खाने का उसमें खिचड़ी थी नहीं, और रिपोर्ट यह कह रही है कि फूड पॉइजनिंग, खिचड़ी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग की ये सभी लड़कियां शिकार हुई हैं। ऐसे में उस दिन तो जो मेन्यू आया है उसके मुताबिक उस दिन रात को चावल सब्जी खानी थी, भोजन में खीर पूड़ी भी देनी थी, और उस दिन तो ये था ही नहीं खिचड़ी का मामला। देखिए संतोष जी, प्रथम दृष्टया जो वहाँ सुपरिटेंडेंट है, प्रथम दृष्टया वो गुनहगार पाई जा रही है, क्योंकि बाल संरक्षण आयोग के लोग भी गए थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी गए थे, और वहां जो देखा गया सिर्फ मेन्यू के पालन में ही लापरवाही नहीं हुई है, जो अनाज रखने का तौर तरीका है उसमें लापरवाही हुई है, उस साफ सुथरे तरीके से नहीं रखा गया है। मिलावटी मसाले, मिलावटी हल्दी भी वहां पाया गया है, और बच्चों से पूछताछ हो रही है तो बच्चे तो हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ उनके खाने में कभी कोई दिक्कत हुई है या उन्हें खराब खाना दिया जा रहा है, लेकिन जो बाल संरक्षण आयोग की टीम गई थी उसने ये पाया है कि नहीं, वहां गुणवत्ता से समझौता किया गया है। हो सकता है बच्चे उन लोगों की डर की वजह से नहीं कह रहे हो, या बच्चों को समझा दिया गया हो कि ऐसा तुम्हें नहीं बोलना है, लेकिन आयोग की टीम ने पाया है कि वहाँ खाने पीने के लिए जो अनाज, तेल और बाकी चीजें रखी गई हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इसलिए वहां तैनात सभी 19 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और उन्हें तब तक कहीं पोस्टिंग नहीं दी जाएगी जब तक कि जांच रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती है। जांच रिपोर्ट में जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो दोष मुक्त होंगे उन्हें कहीं पोस्टिंग दी जाएगी। इस दौरान सारे लोग निलंबित रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो जो सुपरिटेंडेंट है उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। ठीक है असित नाथ जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहता हूं। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है मसौड़ी से, इस वक्त की बड़ी खबर, यात्रियों से भरी बस और ऑटो में टक्कर हुई है। भीषण सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 28 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। गंगा स्नान के लिए यात्री से जो भरी बस थी वो जा रही थी। सभी घायल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसडीओ और सीडीपीओ मौके पर पहुंच चुके हैं। मसौड़ी के राजनीगाह के पास यह पूरी घटना हुई है, यह पूरा हादसा हुआ है। ठीक है, मैं डिबेट को फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूं। असित नाथ जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि जो 19 लोग वहां तैनात थे सब पर कार्रवाई कर दी गई, और अब ये देखा जा रहा है कि क्या इस लापरवाही को गैर इरादतन हत्या के दायरे में रखा जा सकता है, कानून क्या कहता है, और जो भी विधिक राय होगी अगर जरूरत पड़ी तो वहां के मौजूदा सुपरिटेंडेंट पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 3 बच्चियों की मौत का मामला है। बच्चियां हमारे आपके जैसे ही किसी परिवार की बच्चियां थी, और आगे इस तरह की लापरवाही न हो इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना ही प्राथमिकता है सरकार की। कोई नहीं बख्शा जाएगा। जरूरत पड़ी तो कुछ लोग जेल भी भेजे जाएंगे, लेकिन इतना तय जानिए कि कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार ने मन बना लिया है, किसी को हम बख्शने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आरजेडी को भी हम डिबेट में लेकर आते हैं। चितरंजन गगन जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, एक्शन तो हो रहा है, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्शन में कहीं खामी है? नहीं संतोष जी, एक्शन क्या हो रहा है? अभी हमारे जनता दल के साथी कह रहे थे कि उनकी पूंजी यह है। वास्तविकता यह है कि उनकी पूंजी केवल जो है सो लफबाजी, जुमलेबाजी, और कोई भी मामला अगर हो तो जो है सो आज से 2005 के पहले की सरकार का लगते हैं, उदाहरण देने लगते हैं, उसके बारे में झूठ साँच अपना बोलकर अपना बचाव करना चाहते हैं। देखिए, इतनी लापरवाह सरकार तो है ही नहीं, सरकार है ही नहीं। यह तो जो घटना घटी है काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
3 बच्चियों की मौत हो गई। लेकिन मैं यह कोई पहली घटना नहीं है। आपने देख लीजिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जो कांड हुआ, आज तक उस तोंद वाले नेताजी की पहचान हुई कि उस तोंद वाले नेताजी कौन थे? आपने देखा कि जिस ढंग से मोकामा शेल्टर गृह से कई लड़कियां, 7-7 लड़कियां गायब हो गई। मधुबनी शेल्टर गृह से वही स्थिति थी, लड़कियां गायब हो गई। यहाँ पर आपको पटना में ही गाय घाट शेल्टर होम की लड़कियां जो बयान दी, खुलेआम पुलिस के सामने जाकर शिकायत की कि उसको जो सो नशीली इंजेक्शन देकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसको बाहर भेजा जाता है, लोगों को उसके अंदर बुलाया जाता है, उसके सामने में उसे परोसा जाता है। तो यह कोई पहली घटना ऐसी नहीं है। इतनी लापरवाह सरकार आज तक कभी भी बिहार में हुई नहीं। और यह जो सरकार तो है ही नहीं, केवल एक कोरम पूरा कर दिया जाता है, घटना घटती है और जो है सो एक इंक्वायरी बैठ जाती है, तत्कालिक तौर पर लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन कहीं कोई इस पर नहीं है, क्योंकि इसमें सत्ता का संरक्षण है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसके बाद जो है सो उसका कमीशन जो है सो नीचे से ऊपर तक जाता है। सभी इसमें सहभागी हैं और बगैर सत्ता के संरक्षण के इतना लापरवाही, इतना बताइए जो है सो आप शेल्टर होम जो है जहां पर कि जो है सो किसी न किसी की बच्चियां हैं, किसी न किसी घर की लड़कियां उसमें हैं और उनके साथ जो है जिस ढंग से अनैतिक व्यवहार, दुराचार, उसके बाद में इस ढंग से एकदम लापरवाही जो बरता जाता है, अब इसको क्या कहा जाए? सरकार है क्या बिहार में? बिहार में तो सरकार है नहीं। वह तो जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी जब खुद वे अपने नियंत्रण में नहीं हैं, कब क्या बोलेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कोई नहीं जानता है। स्क्रिप्ट लिखा हुआ भाषण पढ़ देंगे और वही पुरानी कथा केवल ठीक है ये कर रहे हैं। कागज के पन्नों पर ही सब चीज दिखाई पड़ेगा, जमीन पर, धरातल पर इतना फेलियर, इतना अक्षम, इतना जो है सो लापरवाह सरकार आज तक कभी भी बिहार को नहीं मिला, जिस ढंग से आज की सरकार यहाँ पर बिहार में आप देख रहे हैं। महाराज इतना बड़ा घटना घट गया, 3 बच्चियां मर गई और उसके बाद जो है सो आपके पास न जो है सो एम्बुलेंस है, स्वास्थ्य पर बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। मैं ये सवाल पूछूंगा, मैं बिल्कुल ये सवाल पूछूंगा और बीजेपी प्रवक्ता और जेडीयू दोनों से इसका जवाब लूंगा, लेकिन कांग्रेस को भी मैं चर्चाओं में लेकर आऊंगा। राजेश राठौर जी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। राजेश जी, घटना बड़ी है, 3 बच्चियों की मौत बहुत दुखद है और उसके बाद जिस तरह से एक्शन सरकार दिखा रही है, आपका कोई कमेंट है उस पर? देखिए संतोष जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर और संजीदगी विषय पे आपने डिबेट रखा है और इसको हम डिरेल नहीं करना चाहते। जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, हम भाजपा के प्रवक्ता को भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने स्पष्ट अपने सरकार की कमियों को उजागर किया है, थोड़े बचाव भी किया। इससे आगे 2-3 बातें सामने आई है जो आपने ही रखा है, हम वहाँ जाते हैं फिर सरकार को कोसेंगे या नहीं कोसेंगे उस पे जाएंगे कि अगर मेनू के खिलाफ, मेनू के अतिरिक्त अगर उन्हें खिचड़ी खिलाया जा रहा था जो मेनू में नहीं था, तो मैं इसके मान लूं कि मेनू का उल्लंघन हर रोज हो रहा होगा और उस मेंटल डिसेबल बच्चियों को सिर्फ खिचड़ी परोसा जा रहा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो गैर इरादतन हत्या नहीं होगा, यह हत्या का आरोप उन लोगों पर लगे और पहले उनको जेल भेजा जाए। दूसरा, सिर्फ हम एक पटना आश्रय गृह की चर्चा करते हैं और इस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बिहार भर के बच्चियां जो इस प्रकार से जिस सेंटर होम में होंगी वो सहम गई होंगी, डर से सामने बोल नहीं पाती हैं क्योंकि उसको प्रताड़ित किया जाता था। क्या जो वरीय अधिकारी हैं नियमित रूप से उसका सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं तो रिपोर्ट सार्वजनिक हो, अगर नहीं सार्वजनिक हो रहा है तो उन पे भी कार्रवाई हो जो वरीय अधिकारी हैं, न केवल जिला स्तर के, जो प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित हो कि उन्होंने सप्ताह में किन किन आश्रय गृह में गया, खाना खा के टेस्ट किया कि नहीं किया। खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी खाना पूर्ति न करे, क्या वो बताएंगे? हम यहाँ की बात नहीं करते, जो खिचड़ी योजना चलता है क्या उसकी जांच होती है? तो सरकार सिर्फ
खाना पूर्ति न करे, जांच कमेटी बता के अपने आप को बचने का ना प्रयास करे, बिहार के बच्चों और बच्चियों को बचाए। लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने बस में नहीं है, सीएम हाउस में सुपर सीएम बैठा हुआ है, फिर सीएम को देख रहे हुए क्या, या एज के हिसाब से कहिए, परिस्थिति बस कहिए, इन दिनों सिर्फ पैर छूते छूते उनका दिन जा रहा है, आदतन छू रहे हैं या मजबूरी में छू रहे हैं। लेकिन सीएम बिहार का अब काम करने से नहीं रहे। अगर रहते तो मुजफ्फरपुर बालकागिरी में जो घटनाएं घटी, जो मोकामा में घटना घटी, पटना में जो बच्चे ने बयान किया, तो मुख्यमंत्री लगातार अधिकारी को कहते कि इसका रिपोर्ट सबमिट कीजिए। लेकिन ऐसा संतोष जी नहीं हो रहा है। अब भी अगर मुख्यमंत्री जी आपके चैनल को सुन रहे होंगे तो आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया, बड़े अधिकारी पर किया जाए। जी, आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया और अधिकारी आरजेडी की तरफ से भी बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। दोनों का जवाब ले लेते हैं। जेडीयू जो प्रवक्ता है हमारे साथ मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, पहली बात तो ये कि आरजेडी ये पूछ रही है कि वहां पर अगर कोई भी इस तरह का शेल्टर होम चल रहा है, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था तो प्राथमिक व्यवस्थाओं में एक होती है, अगर गाड़ी ना मिलने की वजह से जान चली जा रही है तो यह गैर इरादतन नहीं, इरादतन हत्या का मामला बनता है। और यही चीज हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश जी, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर जो मेन्यू था उससे हटकर अगर खाना दिया गया तो यह भी बड़ा मामला गंभीर है। संतोष जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि यह घटना दुखद है और इस घटना में जो लोग भी शामिल होंगे उस पर निश्चित ही कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी को बकसने वाले नहीं। ठीक, लेकिन लज्जा और हंसी मुझे तब आती है, राजद के प्रवक्ता को लज्जा भी नहीं आती है कि उन्हें जानकारी का भी शायद अभाव है कि मुजफ्फरपुर या बिहार के जिस जिले में भी बाल गृह या बालिका गृह संचालित पहले कैसे होते थे, एनजीओ के माध्यम से, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे सरकार के अंदर टैकल किया और अब सरकार के द्वारा संचालित होती है। मैंने पहले भी बोला कि बाल गृह बच्चों को हमने केवल रखते हैं, बल्कि उन्हें हायर एजुकेशन और मैनेजमेंट की शिक्षा देकर उन्हें बेहतर जगह पर उन्हें नौकरी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन राजद के लोग क्या जानेंगे, ये कह रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है। जब आपकी सरकार थी तो बिहार में एम्स नहीं खोल पाए, पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए, पूरे बिहार में लड़कियां घर में 4 बजे के बाद नहीं निकल रही हैं, जो अब तक इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है कि वो बेसिक सुविधाओं के लिए भी परेशान नजर आए। पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, पूरे जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं सरकार नाम की चीज नहीं है। अरे भाई, आप तो बच्चियां एम्बुलेंस के कारण मर गई, आपके सरकार में 4 बजे के बाद कोई लड़कियां घर से निकलती नहीं थी। आप कह रहे हैं कि नेता पढ़ देते हैं। अरे भाई, जिस पार्टी को संचालित हरियाणा का व्यक्ति कर रहा हो, पूरे राष्ट्रीय जनता दल पर कब्जा एक हरियाणा का व्यक्ति किया हो, हरियाणा का व्यक्ति स्क्रिप्ट बनाकर देता है और वो पढ़कर देता है, वो प्रवचन दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, मैं बार-बार यह हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय जनता दल के साथ। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही बरकरार है कि अगर आसरा में 3 बच्चियों की मौत हुई है तो जिम्मेदार कौन है। यह बात प्रशासन को भी सोचनी होगी और उन अधिकारियों को भी सोचनी होगी जिनके सहारे यह आसरा चल रहा था। और ऐसे में 3 बच्चियों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल। फिलहाल बहस बिहार की में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।